स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की कहानी बाहर के एक फार्म से स्टार्ट होती है। एक औरत घबराकर बताती है कि सामने की बकरी में एक राक्षस है। उसका पति पहले तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए वह बंदूक लेकर आसमान में एक गोली चलाता है। गोली की आवाज के बाद केवल एक काली बकरी वहीं खड़ी रहती है। तभी उसको अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह बंदूक का निशाना बकरी पर साधता है। लेकिन राक्षस को बंदूक से मारा नहीं जा सकता, उल्टा इससे राक्षस किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। पत्नी के बार बार कहने के बावजूद हमेशा शांत स्वभाव का पति उस पर चिल्ला उठा, क्योंकि 10 साल पहले उनके बेटे की मृत्यु इसी दानव के हाथों हुई थी। इस समय बकरी ने भी आदमी का गुस्सा देख लिया और जानबूझकर अपना सिर आगे की ओर लाया। बकरी की आंखों में कोई डर नहीं था और फिर उसने गोली चला दी और फिर आगे का सीन चौंका देने वाला था, क्योंकि दानव ने फिर से आदमी की पत्नी पर कब्जा कर लिया। फिर उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से मार डालने के बाद वो महिला जमीन पर घुटने टेककर खुद पर कुल्हाड़ी से वार करने लगती है, जब तक उसकी भी मृत्यु नहीं हो गई और वो मर गई। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, माइक और जेस जल्दी से गाड़ी लेकर गांव छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस फिल्म में ईश्वर और चर्च पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। 10 साल पहले हुई एक दानवीय घटना ने उन्हें नष्ट कर दिया था। अब केवल दानव की मौजूदगी वाले इस गांव से दूर रहकर ही अपनी सुरक्षा की जा सकती थी। इसके बाद माइक अपनी पुरानी पत्नी के घर पहुंचा और अपने 2 बेटों को साथ लेकर भागने की तैयारी करने लगा, और साथ ही पत्नी और उसके अभी पति को भी इस बारे में बताया कि यहाँ पर दोबारा दानव आ चुका है। लेकिन एनी की नजर में माइक एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसने अपनी जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभाई थी। जैसे ही दोनों मिले, वे तुरंत झगड़ने लगे। तभी पास में खड़ा कुत्ता माइक के कपड़ों को सूंघता है और तभी अचानक पास में बैठी लड़की पर हमला करता है। यह दृश्य माइक के बेटे ने देखा। फिर उसने अपने सौतेले पिता को जल्दी से बताया कि उनकी बेटी को कुत्ते ने काट लिया है। और फिर जब उन्होंने देखा कि कुत्ता उनकी बेटी को ले जा रहा है, सभी लोग चिंतित होकर सड़कों पर उस कुत्ते को खोजने लगे। आदमी तो और भी व्याकुल हो गया, लेकिन जल्द ही वो घर वापस आकर एक बंदूक उठाने लगा। तभी माइक ने उसे बताया कि बंदूक से शैतान को मारा नहीं जा सकता, बल्कि इससे उनकी और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन आदमी ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। उसने माइक से उसकी मदद के लिए बोला और कहा कि भले ही वो तुम्हारी लड़की नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बेटे की इकलौती बहन है। बच्ची को खोजते वक्त माइक को एक गोली की आवाज सुनाई दी। जब तक वो वहां पहुंचा तो पाया कि आदमी ने कुत्ते को मार दिया था। माइक को महसूस हुआ कि अब और मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वह अपने छोटे और बड़े बेटे को लेकर जाने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ जिस लड़की को कुत्ता उठाकर ले गया था, वो बिल्कुल सुरक्षित वापस माँ के पास लौट आई थी। फिर उस बच्ची ने एनी से कहा, पापा तुम्हें मार देंगे, वो कुछ ही समय में गाड़ी चलाकर आएंगे और सीधे टक्कर मारे देंगे। लेकिन एनी अपनी बच्ची को सही देख खुश थी, तो एनी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी ये सीन देखकर माइक बहुत ही दुखी हुआ और बिना रुके आगे चला गया। इसके बाद वह जैस और माँ से जा मिला। माइक ने माँ को बताया कि वे पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दानव से संपर्क किया था। वह पड़ोसी का बेटा था जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था और उसमें ट्यूमर उग आए थे। दानव उसके शरीर का उपयोग करके वापस इस दुनिया में जन्म लेना चाहता था और ऐसे लोगों को 4-फाइल्ड पर्सन कहा जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान गांव के लोग भी प्रभावित हुए। कई पशु और बच्चे बुरी तरह उस दानव से ऑब्सेस्ड हो गए और उनकी जान चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी विल पावर बहुत कमजोर थी और वे आसानी से दानव के कब्जे का शिकार बन गए। वो सभी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गए। समाज में एक पेशा भी उभरा जिसे स्वच्छता विशेषज्ञ कहते हैं। उनके पास इन शैतानों को नष्ट करने के लिए विशेष उपकरण होते हैं। लेकिन माइक और उनकी टीम ने 1 साल से भी अधिक इंतजार किया। अब तक सरकार द्वारा भेजे जाने वाले लोगों को नहीं देखा जो इन लोगों को संभाल सके। माइक, जैस और एक किसान ने मिलकर गाड़ी से उस भ्रष्ट दानव को बाहर फेंका है। जब उन्हें लगा कि यह मामला खत्म हो गया है, अगले ही दिन वह किसान और उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से मर गए। उसी समय माइक का फोन बजा और फोन उसकी एक्स वाइफ एनी ने किया था। माइक यह देखकर डर गया, क्योंकि एनी की तो कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सच्चाई जानने के लिए माइक ने फोन उठाया और एनी ने उसे कहा कि वह जल्दी से बच्चे को वापस लाए और कहा कि चाहे माइक जहां भी जाए वह बच्चे को उससे छीन लेगी। फिर बहुत कुछ बड़बड़ाया, लेकिन माइक ने सिर्फ इतना कहा
कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मौत देखी है और तुम मेरी एनी नहीं हो सकती। यह कहकर उसने फोन जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। हालांकि इस समय माइक भी बहुत दुखी था। उसे लगता था कि एनी के परिवार की मौत उसी के कारण हुई है। तभी जेस दौड़ा कर उसे दिलासा देने आया कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए और कहा कि वो एक सफाई कर्मचारी को जानता है जो यहीं पास में रहती है। हम उसके पास कुछ दिन रह सकते हैं। जल्द ही माइक का परिवार सफाई कर्मचारी लीसा के पास पहुंच गया, लेकिन जल्द ही लीसा ने कुछ असामान्य देखा और पूछा कि क्या बड़ा बेटा मानसिक रूप से पीड़ित है, और माइक ने बताया कि उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। जल्द ही रात हो गई और बड़े बेटे के कार से बाहर ना आने के कारण माइक उसके साथ कार में सो गया। इस समय उसने देखा कि उसके बेटे ने अपने हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ था, जिसे खोलने पर उसमें सूर्यास्त की एक पेंटिंग थी और कुछ लोग हाथ पकड़कर खड़े थे, जैसे वो किसी का स्वागत कर रहे हो। माइक ने उसे पेंटिंग को देख उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पेंटिंग को रखकर सो गया। कुछ ही समय बाद कार के बाहर एक शख्स आया जो खून से लथपथ था और फिर वो शीशे पर टकराया और कमरे में सो रही औरत ने देखा कि उसके पोते को कोई उठा लेकर जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि एनी ही थी। उसने कहा कि वह बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही है, क्योंकि बूढ़ी औरत ने सोने से पहले कुछ नींद की गोलियां खाई थी, इसलिए वो ज्यादा होश में नहीं थी। उसे लगा कि यह सब एक सपना है, लेकिन जल्द ही जेस घबराकर दौड़ता हुआ आया और माइक को बताया कि समस्या हो गई है। जब वह घर वापस आया तो उसने देखा कि एनी बच्चे को लेकर दूसरी मंजिल से कूद रही थी। माइक तुरंत नीचे दौड़ा, लेकिन वहां नीचे कोई नहीं था, पर कार पर बहुत सारे खून के निशान थे। डर के कारण माइक ने जल्दी से कार की खिड़की तोड़ दी और अंदर बड़े बेटे को बैठा देखकर ही चैन की सांस ली। आवाज सुनकर लीसा भी वहां आ पहुंची और उसने तुरंत देख लिया कि यहाँ एक दानव है और वह बड़े बेटे के शरीर के अंदर है, क्योंकि उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां मुड़ी हुई थी। ये साफ था कि दानव उसके दिमाग में एंटर कर चुका था और वह अभी भी अंदर है। लीसा ने कहा कि उसने दानव को दिमाग से कमजोर मरीज पर कब्जा करते हुए देखा है। हालांकि दानव उनके शरीर में एंटर कर चुका है, लेकिन दिमाग से कमजोर होने के कारण उनके पूरे पर कंट्रोल पाने में उसे कुछ समय लगता है। लीसा यह कहकर घर के अंदर वापस आई और एक्सोर्सिज्म के उपकरण उठाए। उसने जेस को लड़के को ढूंढने को कहा, जबकि माइक को कहा कि वह उसके साथ जाकर उस भ्रष्ट व्यक्ति को रोके ताकि शैतान का जन्म न हो सके, क्योंकि माइक इस समय बेटे को खोने के दुख में डूबा हुआ था, जबकि डर केवल राक्षस को और भी मजबूत बनाएगा। सीन बदलता है और जेस अचानक एक परछाई देखता है। वह व्यक्ति झुका हुआ था और उसने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। उसने अंदाजा लगाया कि वह निश्चित रूप से एनी ही होगी और तेजी से कार चलाकर उसके पास गया, लेकिन उसने देखा कि एनी कुछ खा रही है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि उसकी गोद में बच्चा पहले ही मर चुका था और एनी चलते चलते उसे खा रही थी। इस दृश्य को देखकर जेस की रूह कांप गई और उसने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही एनी गाड़ी के सामने से गई, जेस ने सीधा एक्सीलेटर दबाया और एनी को कार से टकराकर मार डाला। इस बीच में माइक पहुंच चुका था वो जगह जहां शव फेंका गया था, लेकिन वहां पर फंसाने वाला व्यक्ति पहले ही चला गया था। पास में एक स्कूल देखकर लीसा को शक हुआ कि वो दानव यही हो सकता है, क्योंकि शैतान बच्चों को पसंद करते हैं। उन पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। दोनों अंदर गए और उन्हें अंदर कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अब आधी रात के 12 बजे थे। माइक ने देखा कि क्लासरूम में बच्चे एकदम सीधे बैठे थे, जैसे लकड़ी के पुतले हो। बाद में लीसा अंदर आई और सामने बैठी लड़की से पूछा कि शैतान कहाँ है, लेकिन वह लगातार सिर हिला रही थी और कुछ नहीं कह रही थी, जैसे उसे किसी ने धमकाया हो। पीछे की लड़की भी अचानक से जोर से आवाज निकालने लगी और फिर उसके मुंह से खून बहने लगा। यह देखकर लीसा तुरंत वहां से बाहर भाग गई और कहने लगी कि बच्चे अब दानव के कंट्रोल में हैं और वे उस दानव की रक्षा कर रहे हैं। यह कहते हुए एक लड़का उनकी ओर दौड़ आया और बताया कि भ्रष्ट व्यक्ति उनके टीचर के घर में है और उसका घर उस विपरीत दिशा में कोठरी के पास है। सटीक स्थान उसे भी नहीं पता था। उसने माइक से कहा कि वो अपने आप जाकर देखे। यह खबर सुनकर माइक जल्दी से वहां जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लीसा को यह बात इतनी आसान नहीं लगी। लेकिन जब वे लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक लड़की भी दौड़ते हुए आई। वह रोते हुए कहने लगी कि वह लड़का उनसे झूठ बोल रहा था। उसने बताया कि वो दानव उसी के घर में है और उसके पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रष्ट दानव ने मार डाला। तभी माइक गुस्सा हो जाता है।
इसका क्या भेज रहा हूँ? इस समय लीसा को विश्वास हो गया कि भ्रष्ट दानव स्कूल में छिपा हुआ है। वो बस बच्चों का उपयोग करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोनों स्कूल के अंदर देखने लगे। माइक एक मंच पर चढ़ गया और पाया कि इस लकड़ी के नीचे एक जगह पर गड्ढा है। उसने लकड़ी उठाई और उसे अंदर एक लाश मिली। असल में माता पिता और टीचर पहले से ही मारे गए थे। उन्हें उनके बच्चों ने ही गला घोंटकर मार दिया था। ये सब लोग दानव से बचने के लिए मंच के नीचे छुप गए और माइक ने भी कुछ देर में सड़े हुए आदमी को खोज लिया। उन्हें पता चला कि यही दानव को जन्म देगा और तभी सारे बच्चे भी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उनको घुरने लगे। परंतु वे सिर्फ उन्हें घुर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। लीसा ने माइक से कहा, बस मन में डर नहीं होना चाहिए तो दानव उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर उसने तुरंत उपकरण निकालकर असेंबल करना शुरू कर दिया। उसने माइक से कहा कि कार्टन निकाले क्योंकि सुबह होते ही दानव पैदा हो जाएगा। तब वह इस विशेष तलवार को उस दानव की गर्दन में घुसेड़ सकता है और तलवार की मदद से वह दानव को खत्म कर सकता है। लेकिन कार्टन का आकार बहुत बड़ा था। इसे हटाने के लिए पूरे मंच को तोड़ना पड़ा। लेकिन इस समय दानव ने भी माइक को फुसलाना शुरू कर दिया। माइक और लिसा में झगड़ा हो जाता है और तभी वो लाश भी माइक के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और माइक को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो बगल के कमरे में कुल्हाड़ी लेने के लिए चला गया। लेकिन एक चक्कर लगाने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वह वापस जाने के लिए दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि छोटी बच्ची ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उसी समय उसे बाहर से लिसा की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दरअसल बच्ची ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। जब माइक ने दरवाजा खोला और बाहर भागा तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देख उसने महसूस किया कि वह दानव को रोकने में असमर्थ है और गुस्से में आकर लोहे का डंडा लेकर उस सड़ती हुई लाश को मारने लगा ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके। तभी कुछ ही देर में एक खून से लथपथ बच्चा एक लाश के पेट से बाहर आता है। उसने माइक को नहीं मारा क्योंकि उस दानव का जन्म सिर्फ माइक की मदद के कारण ही संभव हुआ था। और बच्चों ने देखा कि शैतान का जन्म हो चुका है तो वे अजीब सी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे सूरज की दिशा में धीरे धीरे चल पड़े। इस दृश्य को देख ऐसा लगता है कि दुनिया में जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। और अब जब दानव का जन्म हो चुका है तो माइक निराश और दुखी होकर फार्म हाउस वापस आ जाता है। इसके बाद जब माइक बड़े बेटे को खाना खिला रहा था तो उसने बेटे के मुंह में देखा कि लड़के के मुंह में बूढ़े आदमी की चेन और बाल थे। असल में उसकी माँ गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे माइक के बड़े बेटे ने खा लिया था। बड़े बेटे की आंखों को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पहले से ही दानव ने अपने वश में किया हुआ था। माइक सोचता था कि वो लोगों को बचाकर मुसीबत से बचा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर कदम उसे शैतान के जाल में ले जा रहा था, जिससे उसके परिवार का विनाश और दुख का अंत तय हो गया था। आखिर में वह केवल जमीन पर घुटनों के बल बैठा और इस समय माइक पूरी तरह अंदर से टूट चुका था और जोर से चीखने लगता है। माइक शुरुआत से अंत तक सिर्फ एक असफल व्यक्ति रहा और बस मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।